नमस्ते। इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे चारों तरफ मौजूद है। प्रकाश यानी लाइट और शीशों का बर्ताव। हम रोज खुद को शीशे में देखते हैं, पर क्या कभी ध्यान दिया है कि असल में काम कैसे करता है? तो चलिए प्रकाश और ज्यामिति की इस अनोखी दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं। आज की इस चर्चा का एजेंडा काफी दिलचस्प है। शुरुआत करेंगे प्रकाश की अद्भुत प्रकृति से, उसके बाद गोलीय दर्पणों का परिचय, फिर दर्पण के मुख्य भाग। उसके बाद हम देखेंगे किरण आरेख के नियम, वास्तविक जीवन में इनके उपयोग और अंत में नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। भाग 1, प्रकाश की अद्भुत प्रकृति। तो रिफ्लेक्शन की गहराइयों में जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये प्रकाश है क्या चीज। जरा सोचने वाली बात है। एक घुप अंधेरे कमरे में कुछ भी दिखाई क्यों नहीं देता, और जैसे ही लाइट ऑन होती है अचानक से सब कुछ कैसे दिखने लगता है? असल में जब प्रकाश किसी भी चीज से टकराकर वापस हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उसे देख पाते हैं। यही वो चीज है जो दुनिया को दृश्यमान बनाती है। और यहीं पर आधुनिक क्वांटम सिद्धांत ने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहस्य से पर्दा उठाया है। सालों तक वैज्ञानिक इसी उलझन में थे कि क्या प्रकाश एक तरंग यानी वेव है या फिर कणों की बौछार। खैर, इस सिद्धांत ने साफ कर दिया कि प्रकाश असल में एक ही समय में दोनों की तरह काम करता है। ये पूरी तरह से ना तो वेव है और ना ही सिर्फ पार्टिकल है। ना प्रकृति का एक जबरदस्त करिश्मा। भाग 2, गोलीय दर्पण का परिचय। फ्लैट शीशे तो हम सब ने देखे ही हैं, लेकिन क्या हो अगर लाइट किसी घुमावदार सतह से टकराए? इस कॉन्सेप्ट को समझने का एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका है। घर की एक नई चमकदार चम्मच का उदाहरण लेते हैं। चम्मच का वो हिस्सा जो अंदर की तरफ धंसा होता है वो एक अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर है, और चम्मच का जो पीछे वाला हिस्सा बाहर की तरफ उभरा होता है वो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। एकदम आसान। यहाँ इस चीज को और भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जो शेडेड या छायांकित हिस्सा होता है वो दर्पण का पीछे वाला भाग है। कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्ट करने वाली सतह अंदर की तरफ यानी गोले के केंद्र की ओर मुड़ी हुई होती है। वहीं दूसरी ओर कॉन्वेक्स मिरर में ये सतह बाहर की तरफ एकदम उभरी हुई होती है। भाग 3, दर्पण के मुख्य भाग। अब इन गोलीय दर्पणों के विज्ञान को डिकोड करने के लिए एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। तो चलिए कुछ जरूरी शब्दों को समझते हैं। सबसे पहले आता है पोल, जिसे ध्रुव भी कहते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सतह का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है। सबसे खास बात यह है कि पोल दर्पण की सतह के ऊपर ही मौजूद होता है और इसे हमेशा P अक्षर से दर्शाया जाता है। इसके बाद बारी आती है वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी गोलीय दर्पण असल में एक बड़े से काल्पनिक गोले का ही तो एक छोटा सा टुकड़ा होता है। तो उस पूरे बड़े गोले का जो भी सेंटर होगा वही हमारे दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। इसे C से दिखाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये बिंदु शीशे का हिस्सा नहीं होता, बल्कि उसके बाहर हवा में स्थित होता है। और अब आता है इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे दिलचस्प हिस्सा, मुख्य फोकस। ये मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा खास पॉइंट है जहां लाइट की समानांतर किरणें शीशे से टकराने के बाद वास्तव में आकर मिलती हैं, या फिर ऐसा लगता है कि वो वहां से बाहर की तरफ फैल रही हैं। यही वो सिंगल पॉइंट है जो पूरी तरह तय करता है कि दर्पण लाइट के साथ कैसा बर्ताव करेगा। इन दोनों दर्पणों के फोकस का फर्क बिल्कुल साफ है। कॉन्केव मिरर समानांतर आने वाली लाइट की किरणों को एक ही जगह यानी बिंदु F पर इकट्ठा कर देता है। इसे अभिसरित करना कहते हैं। वहीं कॉन्वेक्स मिरर उन किरणों को बाहर की तरफ फैला देता है। लेकिन अगर हम उन फैली हुई किरणों को पीछे की तरफ खींचें तो ऐसा लगता है जैसे वो बिंदु F से ही निकल रही हैं। यही इन दोनों का सबसे बड़ा और अहम अंतर है। भाग 4, किरण आरेख के नियम। किरण आरेख यानी रे डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास 4 बहुत ही सटीक नियम हैं, जो किसी मास्टर चाबी से कम नहीं है। पहला, जो किरण समानांतर आएगी वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा नियम इसका बिल्कुल उल्टा है। जो किरण फोकस से आएगी वो टकराने के बाद समानांतर हो जाएगी। तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली किरण बिना रास्ता बदले उसी दिशा में वापस लौट जाती है। और चौथा, पोल पर जिस कोण से किरण टकराती है वो बिल्कुल उसी कोण से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इन नियमों को जब हम अमल में लाते हैं तो ज्यामिति और भौतिकी का एक बहुत ही खूबसूरत तालमेल देखने को मिलता है।
हम देख सकते हैं कि समानांतर आने वाली किरण बिल्कुल F से होकर जा रही है और जो C से आ रही है वो चुपचाप अपने पुराने रास्ते पर ही लौट रही है। ये नियम कभी नहीं बदलते और सच में यही विज्ञान की खूबसूरती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट का सारांश ये है कि बनने वाले प्रतिबिंब यानी इमेज का आकार और उसकी प्रकृति पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि ऑब्जेक्ट दर्पण से कितनी दूर रखा है। कॉन्केव मिरर से हमें हर तरह की इमेज मिल सकती है, असली, आभासी, छोटी या बहुत बड़ी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर वो हमेशा, जी हां हमेशा एक सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी क्यों ना रखा हो। भाग 5 वास्तविक जीवन में उपयोग। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि कागज पर खींची गई इन रेखाओं का हमारी असल जिंदगी में क्या काम? दरअसल इनका बहुत गहरा असर है, क्योंकि कॉन्केव मिरर लाइट को एक ही जगह पर फोकस कर सकता है, इसलिए इसे टॉर्च और गाड़ियों की हेडलाइट्स में तेज रोशनी फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल दांतों को बड़ा करके देखने के लिए करते हैं। शेविंग मिरर्स और यहाँ तक कि बड़े बड़े सोलर फर्नेसेस में सूरज की गर्मी को एक जगह इकट्ठा करने के लिए भी यही शीशे काम आते हैं। और अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो वो सड़क सुरक्षा के असली हीरो हैं। गाड़ियों में जो साइड मिरर या रियर व्यू मिरर होते हैं उनमें इनका ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा चीजों को सीधा दिखाते हैं और बाहर की तरफ उभरे होने के कारण ये पीछे के ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। इतना बड़ा व्यू कोई भी फ्लैट शीशा कभी नहीं दिखा सकता। भाग 6 नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब बात करते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी की। इसे कोई बोरिंग मैथ्स का फॉर्मूला समझना ठीक नहीं होगा। ये असल में ऑप्टिक्स को समझने की एक यूनिवर्सल भाषा है। इसमें दर्पण के पोल को एक तरह से जीरो या मूल बिंदु मान लिया जाता है और जो मुख्य अक्ष है वो एक्स एक्सिस का काम करता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसी ग्राफ के आधार पर अपनी सारी गणनाएं करते हैं। इसके नियम एकदम लॉजिकल और फिक्स हैं। ऑब्जेक्ट को हमेशा शीशे के बाईं तरफ यानी लेफ्ट में रखा जाता है। पोल से नापी जाने वाली हर वो दूरी जो दाईं तरफ है वो पॉजिटिव होगी और जो बाईं तरफ है वो नेगेटिव। इसी तरह अक्ष के ऊपर की तरफ वाली दूरियां पॉजिटिव होती हैं और नीचे की तरफ वाली नेगेटिव। बस इन्हीं आसान से नियमों से बड़े बड़े दर्पण सूत्र और आवर्धन की कैलकुलेशन चुटकियों में हो जाती है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। प्रकाश और ज्यामिति की ये बेसिक सी लगने वाली भौतिकी आखिर कैसे उस ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी को जन्म देती है जिस पर हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है? अगली बार जब गाड़ी के शीशे में पीछे का ट्रैफिक दिखाई दे या डेंटिस्ट की कुर्सी पर बैठना हो तो इसके पीछे छिपी इस शानदार ज्यामिति पर गौर करना तो बनता है। हमारे साथ इस शानदार चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।